हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, पीएमएस एनआईएसएम 21A मॉड्यूल का। कौन कौन सी चीजें हम कौन कौन से टॉपिक्स स्पेसिफिकली हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे कि इक्विटी कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उन रिस्क को मैनेज कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, इक्विटी रिसर्च की प्रोसेस क्या है, स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहती है, उसका ओवरव्यू, और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का एक ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हेल्प करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब क्लाइंट करते हैं तो हेल्प करता है उनको रिटर्न्स बनाने के लिए, उनके बेस्ड ऑन उनके जो रिस्क एपेटाइट है और उनकी जो लिक्विडिटी है उसके हिसाब से। क्लाइंट इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं और डेट में भी पैसा लगा सकते हैं। जब वो इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें उनको कितनी कैपिटल अप्रिसिएशन हो रही है, कोई डिविडेंड इनकम आ रही है क्या। तो उसके हिसाब से उनको अपना रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी किसी इक्विटी इन्वेस्टर को किसी, चाहे कैपिटल अप्रिसिएशन हो या डिविडेंड इनकम हो, इसका कोई एश्योरेंस, इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है। सो क्योंकि डिपेंडेंट जो जो डिविडेंड है वो डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई कि नहीं हुई। कैपिटल अप्रिसिएशन डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। तो ये थोड़ा रिस्की प्रपोजिशन होता है। क्लाइंट को इन दोनों के बीच में कभी कभी चूज भी करना पड़ता है। जैसे अगर हम उदाहरण लेंगे तो जैसे अगर कोई इन्वेस्टर है जो कम रिस्क चाहते हैं और लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनको, वो मान लेते हैं कि उनको कम और स्टेबल रिटर्न सही चलेगा, तो उनके लिए डेट भी सही है। लेकिन जब कोई हायर रिटर्न, ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ज्यादा रिटर्न रहे, तो वो एक एडिशनल रिस्क लेना चाहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एडिशनल रिस्क लेके वो एडिशनल गेन्स बनाना चाहते हैं। तो काफी सारे इन्वेस्टर अपना जो पैसा है वो दो चॉइसेस के बीच में एलोकेट करते हैं। एक होता है डिपेंडिंग उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, उनके पास कितना समय है इन्वेस्ट करने का, और उनकी क्या रिस्क लेने की क्षमता है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें ना, हमने अभी बात करी कि इक्विटीज जो है वो थोड़ी रिस्की रहती हैं। तो जब ये रिस्की एसेट क्लास है, अगर हम कंपेयर करेंगे किसी और एसेट क्लास से, तो क्या इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका या सबसे बेहतर तरीका जिसको बोलेंगे रिड्यूस करने का, रिस्क को रिड्यूस करने का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। चाहे क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन हो या टाइम सीरीज बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन हो। तो डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क घटता है। तो जनरली जो ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका आपस में कोरिलेशन कम है, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते, उनमें डाइवर्सिफाई करते, तो ऐसा हो सकता है कि रिस्क रिड्यूस हो सके उस पोर्टफोलियो का। ऐसा कहा भी गया है कि एक बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक तरह के एसेट क्लास में लगाने से रिस्क बढ़ता है। सो दूसरा इसका एक इस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर हम समझेंगे, ये बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आएगा। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जब बिजनेस साइकिल के टॉप में होते हैं, उस टाइम पे दूसरे बिजनेसेस उसके बॉटम या ट्रो में होते हैं। तो ये दोनों आपस में काउंटर साइक्लिकल होते हैं, या जो नीचे की तरफ है बिजनेस साइकिल के ट्रो में रहते हैं वो डिफेंसिव रहते हैं। तो इन दोनों में अगर जो चीजें ऐसे बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं जब वो पीक में परफॉर्म करते हैं, वर्सेस जो बिजनेसेस बॉटम या रिसेशन के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, वो दोनों
तरह के बिजनेसेस में वो फैक्टर्स अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो जनरली ऐसे बिजनेसेस जो रिसेशन में परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनको रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस भी बोलते हैं। तो जैसे सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन होता है, स्टॉक वाइज डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसको क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इक्विटीज में अगर हम बात करें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रखता है तो डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट और बढ़ जाते हैं, जिसको टाइम इन द मार्केट बोलते हैं। इसको टाइमिंग इन द मार्केट नहीं बोलते। टाइमिंग इन द मार्केट मतलब आप समझ रहे हैं कि किस शॉर्ट टर्म में आप पैसा एक एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट में मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप टाइम देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो ये माना जाता है कि जो बुरा वक्त है वो कैंसिल हो जाता है अच्छे वक्त से। तो इसको टाइम सीरीज डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। कई तरह के रिस्क रहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, इस एसेट क्लास में, और हम कुछ मेन जो रिस्क हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। ना मार्केट रिस्क क्या होता है? जो हमारी इक्विटी के शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उस फ्लक्चुएशन को, उस वॉलेटिलिटी को मार्केट रिस्क बोलते हैं। कौन जिन फैक्टर्स की वजह से ये फ्लक्चुएशन होता है वो सब जगह सेम इम्पैक्ट करती है, सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट करती है, लेकिन हर इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट अलग अलग रहता है। तो मार्केट रिस्क को बीटा से मेजर करते हैं, और इस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको हेज कर सकते हैं। दूसरे तरीका का रिस्क है सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। नाउ सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क माने कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में ही होते हैं। अगर ये वाले जो रिस्क हैं, ये वाले रिस्क आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के, जरूरी नहीं है वही फैक्टर दूसरे सेक्टर को भी उसी तरह से अफेक्ट करते हैं, तो इसमें आप दो सेक्टर में एलोकेशन करके उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो फैक्टर्स दोनों सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इस तरह के फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरी तरह का रिस्क है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। जो इंटरनल फैक्टर्स, जो कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, ये भी, इनको नॉन मार्केट रिस्क बोलते हैं। ये वाले रिस्क भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कंपनी की किसी परफॉर्मेंस, जो एक पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से जो इम्पैक्ट हो रही है, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, मे बी वो वाले फैक्टर्स दूसरे वाले कंपनी को वैसे ना इम्पैक्ट करें, तो इनको भी आप अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरी तरह का रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क जो है हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर आपको नहीं मिलती है फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसका मतलब उसमें लिक्विडिटी रिस्क है। इसको इम्पैक्ट कॉस्ट से मेजर करते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें जो परसेंटेज प्राइस मूवमेंट हो रहा है, अगर वो किसी एक ऑर्डर की वजह से हो रहा है, उसको हम इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। सो इम्पैक्ट कॉस्ट जो बाई साइड होता है और सेल साइड होता है, दोनों तरफ के लिए मेजर होता है। जो स्टॉक कम ट्रेड होते हैं, जिनमें वॉल्यूम कम रहती है, उनमें एक सिंगल लार्ज ट्रेड भी होती है, बड़ी ट्रेड भी होती है, तो वो उसकी प्राइसेस को ज्यादा मूव कर सकती है। ऐसी स्टॉक्स में इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। तो और ऐसे स्टॉक जिसमें इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो जिसमें इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा है उसमें लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होता है। तो ये हो गई हमारी कुछ मेन रिस्क की बात। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स तो कॉमन शेयर्स होते हैं, इसके अलावा एक और कैटेगरी के शेयर्स होते हैं जिसको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज हैं जनरली तो कॉमन शेयर्स इशू करती हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती हैं। ये जो शेयर्स हैं ये इक्विटी शेयर से एक रैंक अबव होते हैं। इनमें डिविडेंड्स का पेमेंट्स रहता है जैसे इक्विटी शेयर्स में रहता है, और इसमें एक, जैसा मैंने बोला, एक स्टेप ऊपर होते हैं। इसका मतलब इनके डिविडेंड्स कॉमन शेयर से पहले दिए जाते हैं
और अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे आ गई है, माना कोई कंपनी दिवालिया हो गई है, उसमें लिक्विडेशन हो रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट एसेट्स का, उसमें ये इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा अहमियत मिलती है, कॉमन शेयर से पहले अहमियत मिलती है। सो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो उसमें थोड़ी से कैरेक्टरिस्टिक्स डेट के बेसिस पे भी होते हैं, जैसे इनका जो डिविडेंड पेमेंट होता है ये फिक्स्ड होता है, लेकिन इन शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं होते जैसे कॉमन शेयर्स में रहते हैं। इनके जो डिविडेंड्स होते हैं ये क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, या फिर इनका कोई मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे नॉन क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग। सो क्यूमुलेटिव क्या रहते हैं? क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स वो होते हैं जो पिछले कुछ टाइम पीरियड में जो डिविडेंड्स नहीं मिले हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होके फ्यूचर डेट में मिल जाएंगे, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। जिन प्रेफरेंस शेयर में पुराने डिविडेंड, जिसमें डिफॉल्ट हुआ है, जो डिविडेंड्स नहीं मिले हैं, वो एक्यूमुलेट नहीं होते और फ्यूचर डेट पे नहीं मिलते हैं, तो उनको नॉन क्यूमुलेटिव बोलते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें आपके जो परफॉर्मेंस है इक्विटी के बेसिस पे, आपके जो कंपनी परफॉर्म कर रही है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, उसकी अर्निंग्स के बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड्स मिलते हैं। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट वो होते हैं जिसमें आपको डिविडेंड जो होते हैं वो फिक्स रेट पे मिलते हैं, उसमें कंपनी के जो अर्निंग्स है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। पार्ट इट्स प्रेफरेंस शेयर आपके कन्वर्टेबल भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर एक पहले से दी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप इक्विटी शेयर्स में, कॉमन शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ और भी तरह के आपको शेयर्स दिखते होंगे मार्केट में, जैसे डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है, कुछ इंडियन मार्केट्स में भी है। डीवीआर क्या रहता है? अगर कॉमन शेयर से हम इसे कंपेयर करेंगे, कॉमन शेयर में एक वोट मतलब एक शेयर मतलब एक वोट रहता है, आपकी जो वोटिंग राइट्स है उसमें एक शेयर का मतलब एक वोट आपको प्रिंसिपल रहता है। लेकिन डीवीआर में आपको या तो सुपीरियर वोटिंग राइट मिल सकते हैं या इंफीरियर वोटिंग राइट मिल सकते हैं। सुपीरियर मतलब एक शेयर में आपको एक से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, और इंफीरियर वोटिंग राइट मतलब एक शेयर में आपको फ्रैक्शन में वोटिंग राइट मिल रहा है, एक से कम वोटिंग राइट मिल रहा है। सो इनको हम डीवीएस बोलते हैं। अभी इंडिया में आज के टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारे डेवलप जो मार्केट्स हैं उसमें डीवीएस शेयर्स भी बहुत पॉपुलर हैं। इक्विटी रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी मार्केट में, और स्टॉक सिलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जब आप रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स किसी क्लाइंट की बात करें तो। इक्विटी रिसर्च मतलब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किस तरह का सेक्टर है, क्या डायनेमिक्स है, किस तरह की कंपटीशन है उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में, और किस तरह के कॉम्पिटिटर्स है उनके, किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस है, इन सब सब चीजों को स्टडी करना इक्विटी रिसर्च होता है। इसका आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जब आप इक्विटी रिसर्च करते हैं तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें और उसे कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस से। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो आप बोलते हैं ये अंडर वैल्यूड है, और आप रिकमेंडेशन करते हैं कि आप बाई कर सकते हैं इसको। और इसका उल्टा है, अगर वो अपोजिट है तो आप उसको सेल करते हैं। तो उसको वो डिसीजन लेना कि मुझे ये स्टॉक बाई करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या मुझे करना चाहिए, वो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपेयर करके कर सकते हैं। इक्विटी रिसर्च से आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे मेथोलॉजीज या फ्रेमवर्क रहते हैं स्टॉक सिलेक्शन के। एनालिस्ट यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इस केस में। सो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हो रहा है कि आप एनालिसिस करके इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक का, और ये किस पे डिपेंडेंट होता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अगर जो कैश फ्लोज
जो फ्यूचर कैश फ्लोज आ सकते हैं इस कंपनी में, वो हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, रिस्क वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके, इकोनॉमिक फैक्टर्स और यानी कोई पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स या इंटरेस्ट रेट, इस तरह के फैक्टर्स को एग्जामिन करके इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस में आइडिया यही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को आप मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे और एक्चुअली उसका उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी आप डिस्काउंट करेंगे। सो डिफरेंस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का मार्केट प्राइस का, वो इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कवर हो रही है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस में बिलीव करते हैं वो ये मानते हैं कि मार्केट प्राइस का, जो पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट प्राइस है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू से अलग प्राइस में भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंट्रिंसिक प्राइस और जो मार्केट प्राइस है वो मर्ज हो जाए, जिसकी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो डिसाइड कर पाए कि क्या उन्हें वो स्टॉक बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इसमें तीन तरह की एनालिसिस होती हैं: इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस, जिसको ईआईसी फ्रेमवर्क बोलते हैं। एनालिस्ट जब ये एनालिसिस करते हैं तो इसमें दो अप्रोचेस होती हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में पहले आप इकोनॉमी एनालिसिस कर रहे हैं, इकोनॉमी समझने के बाद कौन सी इंडस्ट्री उस इकोनॉमी में फेवरेबल रह सकती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को पिक कर रहे हैं। फिर उस इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से स्टॉक्स फेवरेबल और बेनिफिशियल हो सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस तरह से अगर फ्लो है आपके एनालिसिस का, उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। इसका अपोजिट है बॉटम अप। बॉटम अप में पहले कंपनी आइडेंटिफाई करी जाती है कि पर्टिकुलर फैक्टर्स के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है उसका एनालिसिस, और उसके बाद मैक्रो डेटा का एनालिसिस होता है। तो ये तीन तरह की एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में होती है और इस तरह से रहती है। इसके अलावा आपको रिसर्च में दो तरह के एनालिस्ट दिखते हैं, एक होते हैं सेल साइड एनालिस्ट और एक होते हैं बाई साइड एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट काम करते हैं ऐसी कंपनियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज क्लाइंट्स को ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। और ये जो कंपनियां हैं ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडस्ट्री के हिसाब से, और उसमें रिकमेंडेशन भी देती हैं कि बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को। ये होते हैं सेल साइड एनालिस्ट। बाई साइड एनालिस्ट काम करते हैं मनी मैनेजर्स के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये जो कंपनियां हैं, ये जो मनी मैनेजर्स हैं, ये जब किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, ये अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट अकाउंट की इन्वेस्टमेंट्स के लिए करते हैं। क्लाइंट के बिहाफ में करते हैं लेकिन खुद की इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के लिए करते हैं। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन जो जनरेट होती है वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होती है। इनको बाई साइड एनालिस्ट बोलते हैं। सो प्रोसेस ऐसा रहता है कि आप एनालाइज करते हैं, जो एनालिस्ट होता है वो एनालिसिस करता है कि कौन कौन से इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आपको ये इंसाइट डेवलप होनी चाहिए कि सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, कंपनी एनालिसिस कैसे हो रही है। तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टॉक, इस इंडस्ट्री लेवल पे या स्टॉक लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट्स करें या नहीं करें। सो इसमें एक्चुअली तीन स्टेप होते हैं। इसमें आपकी इकोनॉमी एनालिसिस, मार्केट की एनालिसिस होती है। दूसरा स्टेप है आप एग्जामिन करते हो बहुत सारी सेक्टर्स, और तीसरा आप कंपनी की एनालिसिस करते हो। सो इकोनॉमी एनालिसिस में जनरली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अगर फिस्कल पॉलिसी एनालाइज कर रहे हैं और उसमें ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं कि टैक्स घटेगा किसी पर्टिकुलर केस में, तो इससे क्या होता है, स्पेंडिंग बढ़ती है। स्पेंडिंग बढ़ती है तो वो फेवरेबल रहता है। वैसे अगर कोई फिस्कल पॉलिसी में ये ऐसा डिसाइड हुआ है कि सब्सिडीज कम हो जाएंगी या फिर एडिशनल टैक्स पड़ जाएगा, तो उससे स्पेंडिंग घटती है। तो इस तरह की एनालिसिस। मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखते हैं कि उससे मनी सप्लाई कितनी बढ़ रही है और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी के एक्सपेंशन में।
इसके अलावा काफी सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उसको एनालिस्ट उसके रिलीज पे ध्यान देते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। इन सारे डेटा पॉइंट्स की, वेरिएबल्स की एनालिसिस करते हैं, और इसमें ये भी देखते हैं कि इनके प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं आगे। जैसे इन्फ्लेशन में WPI और CPI इंडेक्स देखते हैं, इन दोनों के इंडेक्सेस की आगे प्रोजेक्शंस क्या हो सकती हैं वो भी देखते हैं। तो एनालिस्ट एनालाइज करता है इकोनॉमी और सिक्योरिटी मार्केट इसके हिसाब से। इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी चेक करें तो वो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। अगर इंटरेस्ट रेट बदल रहे हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक सेक्टर को ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल को इसका बहुत कम फर्क पड़ता है। तो अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अलग अलग सेक्टर्स में भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ऑल्सो अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें, स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी का एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसका मतलब जो इकोनॉमी में टर्न आने वाला है वो पहले स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं वो फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि पिछले या करंट एक्टिविटी को। उसका भी ध्यान देते हैं इस एनालिसिस में। तो उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस रहती है, फिर कंपनी एनालिसिस रहती है, और उसके बाद वैल्यूएशन होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते, उसके बाद डिसाइड करते कि अगर मार्केट प्राइस कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से बाय करेंगे, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से तो या तो सेल करेंगे। तो इस तरह का प्रोसेस रहता है फंडामेंटल एनालिसिस में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की। इंडस्ट्री एनालिसिस में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। इसमें एक एनालिसिस होता है जिसमें हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की बात करते हैं। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में 4 तरीके की पार्ट्स हैं। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेजेस हैं। इंट्रोडक्शन फेज में इंडस्ट्री एक जस्ट अभी ही फ्रेश, अभी नई इंडस्ट्री है, इसमें सेल्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, मॉडेस्ट सेल्स है, बहुत ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, और लेकिन प्रॉफिट जो है वो या तो ना के बराबर है या फिर बहुत कम है। प्रोडक्ट मार्केट भी बहुत स्लो है रहता है इंट्रोडक्शन फेज में। और इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट की, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। एक बार जब इंट्रोडक्शन फेज से इंडस्ट्री बाहर निकलती है तो वो ग्रोथ फेज पे आती है। ग्रोथ फेज में आपके नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो मार्केट डेवलप होने लग गई है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, और इसमें बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं इस इंडस्ट्री में वो कम होती हैं, शुरुआत के फेज में कम होती है, और इसीलिए उनमें कम कंपटीशन होता है। प्रॉफिट मार्जिन जनरली इस फेज में ज्यादा होता है। इसके बाद आती है आपकी मेच्योर इंडस्ट्री ग्रोथ फेज, जिसमें जैसे जैसे वो उस स्टेज की तरफ जाती है उस वक्त ये ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी अट्रैक्ट करती है, और जिससे प्रॉफिट मार्जिन पे भी इम्पैक्ट करता है। एक बार जब मेच्योरिटी स्टेज में आ जाती है, मेच्योरिटी स्टेज जनरली किसी भी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का सबसे लंबा फेज रहता है। इस स्टेज में ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्री को वो अगर नॉर्मली देखेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से मैच करती है। जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे से कॉस्ट स्ट्रक्चर बेसिस पे किस तरह से वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें उस हिसाब से भी डिफर करती है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है। और इसके बाद जब मेच्योरिटी फेज से निकलती है कोई इंडस्ट्री, वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। डिक्लाइन फेज में आपकी सेल्स घटने लग जाती हैं क्योंकि डिमांड कम होने लग गई है, प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर आने लग जाता है। तो काफी सारी कंपनियां इसमें नेगेटिव प्रॉफिट भी देखती हैं। तो ऐसे एनालिस्ट एनालाइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री करंटली उस वक्त पे कौन से स्टेज पे है, और उस स्टेज पे क्या किस तरह की चीजें रहती हैं, हिस्टोरिकली कैसा रहा है इंडस्ट्री का बिहेवियर। इसके अलावा एक और एनालिसिस होती है जिसमें इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से एनालिसिस होती है, जिसमें बिजनेस साइकिल आप देख सकते हैं। जैसे आपने आप जब बिजनेस साइकिल देखते हैं तो उसमें पीक होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रो होता है, एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह की बिजनेस साइकिल रहती है। नाउ अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग फेज में
अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह की कंपनियां काम करती हैं। तो इस केस में अगर हम पीक फेस की बात करें, तो इस टाइम पे इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई से ज्यादा है डिमांड। तो ऐसे केसेस पे आपके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो काफी सारी कंपनियां, कुछ कंपनियां प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, कुछ नहीं बढ़ा सकती है। जो बढ़ा सकती है प्राइसेस, उनको अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं ताकि उनके प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, जैसे ऑयल की कंपनी है या आपकी मेटल्स की कंपनी है, जिसमें एक्सट्रैक्शन कॉस्ट पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी कंपनियां भी प्राइसेस बढ़ाती हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो पीक फेस में उनको फायदा रहता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन फेज, जिसको रिसेशन भी बोलते हैं, इस टाइम पे ऐसी कंपनियां काम करती हैं जो काउंटर सिक्लिकल है, जो डिफेंसिव है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी डाउनटर्न में है, तो स्पेंडिंग पावर कम हो गई है, लोगों के पास पैसा कम है। लेकिन फिर भी कस्टमर जो होता है, वो कंज्यूमर जो होता है, वो नेसेसिटी के लिए तो फिर भी खर्चा करते हैं। तो इसकी वजह से ऐसी इंडस्ट्री जो नेसेसिटी से ओरिएंटेड है, डिफेंसिव बोलते हैं जिनको, कंज्यूमर स्टेपल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, ये बाकी सेक्टर से बेहतर परफॉर्म करती है। इस कॉन्ट्रैक्शन फेज के एंड के टाइम पे आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी परफॉर्म करना शुरू करता है। इसके बाद आता है एक्सपेंशन फेज, जिसमें रिकवरी शुरू होती है ट्रो के बाद। रिकवरी फेज में क्योंकि अब यहाँ पे धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी है, तो ऐसी कंपनियां जो जिनके पास अच्छा ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लेवरेज है और जो फायदा उठा सकती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि वो उसका फायदा लेकर के उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, और जिसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ती है, डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे जो कार्स प्रोड्यूस करती है, या पर्सनल कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में है, उस तरह की कंपनियां अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। ऐसी कंपनियां जो सिक्लिकल है नेचर में, जैसे जैसे बिजनेस साइकिल या आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, तब वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उनको फायदा रहता है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में फायदा रहता है। तो इस तरह की एनालिसिस, बिजनेस साइकिल से इंडस्ट्री की एनालिसिस भी करते हैं एनालिस्ट। इसके अलावा एक और मॉडल है जिसको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बोलते हैं। इसमें 5 तरह की फोर्सेस का डिस्कशन पोर्टर्स, माइकल पोर्टर ने किया है। तो इसमें 5 तरह के जो फोर्सेस होते हैं, वो रहते हैं आपके: थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और उस इंडस्ट्री के अपना खुद का कॉम्पिटिटर्स, जो करंट उस लेवल पे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग फर्म में कॉम्पिटिटर्स हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे पहला फोर्स जो है वो आपका इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स का है। मतलब करंटली आज के समय में जो कंपटीशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और उसमें कितना कंपटीशन है, कैसी राइवलरी है। तो इसकी एनालिसिस करना कि कौन कैसी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, और कंपनियां ज्यादातर सेम साइज की रहती हैं, तो उसमें और ज्यादा कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट होता है। इवन फुल कैपेसिटी में भी कुछ कंपनियां काम करती हैं, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहता है। दूसरी तरह का फोर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे एंट्री बैरियर्स रहते हैं। एंट्री बैरियर्स जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री है, अगर किसी को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक कंपनी सेटअप करनी है, तो मानो उसकी कॉस्ट सेटअप करने की बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर बहुत हाई है, बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से बाकी कंपनियां एंटर नहीं कर पाती। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एंट्री बैरियर कम है, कोई भी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है, कम कॉस्ट से शुरू कर सकता है, कंपटीशन है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी दिख रहा है, तो कैसे एंट्री बैरियर्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिफाइन करते हैं कि आपके फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर कैसा रह सकता है, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा कंपनियों की। तीसरी तरह का फोर्स है बायर्स की बार्गेनिंग पावर। अगर बायर्स या जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के, अगर उनके पास पावर रहती है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को एक बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि उनको बेटर प्रोडक्ट चाहिए, कम प्राइसेस पे चाहिए, और उसकी वजह से उससे कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। चौथा जो
इसमें फोर्स है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ऐसे इंडस्ट्री जहां पे सब्स्टिट्यूट आसानी से आ सकते, तो वो थ्रेट रहता है अगर सब्स्टिट्यूट का, क्योंकि जैसे अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया तो पुराने प्रोडक्ट्स की वैल्यू खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन वहां गिर जाता है, जिसमें कंपनी के पास ऑलरेडी कॉस्ट स्ट्रक्चर बना है, पुराने प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो एनालिसिस करना कि इसमें सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसमें प्रॉफिट मार्जिन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, तो ये एनालिसिस रहती है। एंड पांचवा इसमें फोर्स है आपका बार्गेनिंग पावर, जो सप्लायर्स का, अगर कम है सप्लायर्स और बड़े सप्लायर्स हैं तो वो काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो आपका जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इनपुट प्राइस इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, या फिर क्वालिटी डिक्रीज कर सकते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है अगेन उस इंडस्ट्री में। ये पांच तरह की फोर्सेस जो है इनका एनालिसिस होता है माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में। अब बात करते हैं कंपनी एनालिसिस की। अब कंपनी एनालिसिस अगर हम टॉप डाउन देखें, इकोनॉमी इंडस्ट्री की बात करें, तो ये लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस का EIC फ्रेमवर्क में, टॉप डाउन अप्रोच में। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर ली तो समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कैसे कैसे एसेट क्लासेस पे, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ता है, और कितना मुझे इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहिए। इंडस्ट्री से समझ में आता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का कंपटीशन है, उसकी क्या डायनेमिक्स है, उसकी फोरकास्ट कैसी हो सकती है। इससे फायदा ये रहता है कि इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस जिनकी बेटर हो सकती है उस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट के। तो अगर फेवरेबल है, ट्रेंड्स फेवरेबल है उस इंडस्ट्री में, तो देन उसके बाद उस इंडस्ट्री की कंपनी की एनालिसिस करते हैं। नो, कंपनी के एनालिसिस, स्टॉक वैल्यूएशन, दो अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं होती। कंपनी के एनालिसिस होने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो इनपुट होता है आपकी स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। तो ये मान लेना कि स्टॉक की वैल्यूएशन और कंपनी एनालिसिस एक चीज होती है, गलत चीज है। दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या क्या तरह की एनालिसिस होती है कंपनी एनालिसिस में? सबसे पहले जो कंपोनेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का। उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसमें एसेट्स लायबिलिटीज क्या क्या है, P&L स्टेटमेंट कैसा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैसी है, उसके रेशियोज की एनालिसिस करके एक पूरा एक स्नैपशॉट दिख जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस का। तो उस कंपनी के रेशियोज को भी देखते हैं, उसके हिसाब से इंडस्ट्री के ट्रेंड और उसके हिस्टोरिकल एवरेजेस को देख करके एनालिसिस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट कंपनी एनालिसिस का है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसमें इन चार चीजों का एनालिसिस होता है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है कंपनी की, वो उसकी इंटरनल एबिलिटी होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसी कंपनी का, तो वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ रहती है कंपनी की, तो उसका एनालिसिस। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। जैसे अगर कोई टैक्स एनवायरनमेंट अच्छा है, फेवरेबल है, घट गए हैं टैक्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी अच्छा है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, उसका भी एनालिसिस होता है। या फिर कोई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया है, या कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है जो कंपनी को इम्पैक्ट करती है, तो वो सारी चीजें आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में एनालिसिस होती है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी डिफेंसिव भी हो सकती है और एग्रेसिव भी हो सकती है। जो कंपनियां अब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पहले से कंपटीशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, कुछ कंपनियां इस तरह से अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करती है कि वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस उनको ज्यादा फर्क ना पड़े उनसे, तो उसको डिफेंसिव बोलते हैं। दूसरे तरह की कंपनियां होती है जो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी यूज करती है, जो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को ही इम्पैक्ट करे, उसको अग्रेसिव बोलते हैं। इसके अलावा माइकल पोर्टर ने भी दो सजेशन दिए हैं इन स्ट्रैटेजी में, जिसको कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कॉस्ट लीडरशिप में कोई कंपनी ये चाहेगी कि वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बने या कॉस्ट लीडर बन जाए उस इंडस्ट्री में, उसके एडवांटेज लेना चाहेगी।
तो उसको लॉस लीडरशिप बोलते हैं। दूसरी तरह की स्ट्रैटेजी होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में एक कंपनी अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे लाती है, दिखाती है कि मैं यूनिक हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं मेरे पास ये यूनिक फीचर्स और ये मेरी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है वो बाकी कंपनियों से। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरीका होता है, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी एनालाइज होती है। लास्ट तरह का कंपोनेंट है इसमें बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंपनी एनालिसिस का, क्योंकि एक एनालिस्ट को ये समझना जरूरी है कि कंपनी क्या काम करती है, वो कैसे उस काम को, उस कैसे प्रोसेसेस वो कर रही है, किस तरह से वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैसे वो काम वो प्रोडक्ट बना रही है, किस तरह के उसकी पॉलिसीज हैं, कौन इसके कस्टमर्स हैं, और ये कस्टमर्स इन प्रोडक्ट्स को क्यों खरीद ले, इन सर्विसेज को क्यों ले रहे हैं कंपनी के लिए, ये कंपनियां कैसे अपने कस्टमर्स को सर्व करती हैं। सो ज्यादातर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं, तो ये हमेशा सोचते हैं कि अब मुझे ये बिजनेस समझ में आता है, अगर मुझे ये बिजनेस समझ में आता है तो मेरे लिए आसान हो जाता है समझना इस पर्टिकुलर कंपनी को। 6,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, सबको समझना बहुत मुश्किल है। तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो कुछ कंपनियों को समझना चाहते हैं और उनके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको समझते हैं, उनसे उनमें इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरीका होता है, हर कंपनी का एक यूनिक वे होता है अपना बिजनेस करने का। तो अलग अलग तरीके से वो कस्टमर्स को डील करती है, तो ये एनालिसिस बिजनेस मॉडल में रहती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है कंपनी एनालिसिस के। इसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू का एस्टिमेशन होता है। ये सिर्फ एस्टिमेशन है, अंदाजा है, आप एस्टिमेट करते हैं प्राइसेस, आप अंदाजा लगा रहे हैं, इसको आप बेस्ट एजुकेटेड एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें जनरली जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल जजमेंट है, वो सब यूज करके आप एक फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसमें काफी सारे मॉडल हैं जो यूज होते हैं। इसमें एक मॉडल जो डिस्कस हुआ है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल तब सही मायने में यूज होता है जब आपको पता है कि किस तरह के कैश फ्लोज इस कंपनी में फ्यूचर में आ सकते हैं, वो कब कब आ सकते हैं, और मैं कैसे उन कैश फ्लोज को कौन से परसेंटेज से उसको डिस्काउंट करूं ताकि मैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। अगर ये सारी चीजें मुझे पता है एज एन एनालिस्ट लेट्स से, तो मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल को चूज करूंगी, मुझे ज्यादा बेटर लगेगा इससे वैल्यूएशन करना। तो एनालिस्ट ये तीन चीजें अगर उनको पता रहती हैं तो डीसीएफ मॉडल सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस अप्रोच को यूज करना। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन रहती है जिसमें जो भी कैश फ्लोज फ्यूचर में आने वाले हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैश फ्लोज बाहर जो जा रहे हैं, जो इनफ्लोज है आउटफ्लोज है, दोनों की एनालिसिस होती है। इसका इजी वे है समझना कि पहले आप इनफ्लोज आउटफ्लोज देख आप समझिए कि क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग टाइम पे, और उनको आज की प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट कीजिए, जिसमें डिस्काउंट रेट कैलकुलेट होता है, कौन से रेट से डिस्काउंट करेंगे वो भी एस्टिमेट करना पड़ता है, तो उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं, एक तो एस्टिमेट करना कि कौन कौन से कैश फ्लोज हो सकते हैं फ्यूचर में, दूसरा वो रेट कैलकुलेट करना, उसे समझना कौन सा रेट हो सकता है जिससे मैं इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करूंगी एज एन एनालिस्ट, टू उसको प्रेजेंट वैल्यू के उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब कैश फ्लोज को देखने के दो तरीके। एक तो होता है इनमें है फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं, जब कंपनी ने अपनी अर्निंग्स आ गई उनकी, आपकी पीएनएल स्टेटमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैसे समझेंगे, जो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस पे कर दिए और जो कैपिटल एसेट उन्होंने बाई करी है उनको मेंटेन करने के बाद जो खर्चे हो गए उसको भी होने के बाद जो कैश आउटफ्लो हो गया, जो बच रहा है वो फ्री कैश फ्लो है। अब इसमें दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक होते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म और दूसरे होते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। सो एक्चुअली अगर इंटरेस्ट पेमेंट या डेट, जो इंटरेस्ट जो कंपनी ने अगर लोन ले रखा है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट हुई है उनको आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म से रिड्यूस कर दोगे और उसमें नेट बोरोइंग ऐड कर दोगे तो आपको फ्री कैश फ्लो इक्विटी मिल जाएगा। सो इन्वेस्टर्स को जो कैश फ्लो आ रहा है वो सिर्फ डिविडेंड नहीं है, और भी तरह का कैश फ्लो आ रहा है। तो
कौन कौन सा रहता है? तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म में क्या फॉर्मूला रहता है? तो अर्निंग्स में ये सब एडजस्टमेंट रहता है, जो टैक्स है उसको माइनस किया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस है, क्यों इन नॉन कैश एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं ना? समझिए कि कोई भी कंपनी जब कोई कैपिटल एसेट बाई करती है, तो बाई किया उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको डेप्रिशिएट करती है। आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, वो सिर्फ अकाउंटिंग आप लगा रहे हो और उसे एज एन एक्सपेंस ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट में शो करते हो कि इतने अमाउंट का डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन उसमें एक्चुअल में कैश आउटफ्लो तो नहीं होता, तो इसलिए उसको ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है तो उसको माइनस करेंगे, अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है तो उसको ऐड कर देंगे, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है सेल एसेट की सेल की वजह से उसको माइनस कर देते हैं। उससे आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैलकुलेट होता है। इससे आप फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप इंटरेस्ट माइनस करके नेट बोरोइंग ऐड कर देंगे तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ जाएगा। ईबीआईटी से निकलता है, अर्निंग से ही निकलता है ये दोनों कैलकुलेशंस। अब जब हम फोरकास्ट कर रहे हैं, कोई भी एनालिस्ट जब फोरकास्ट करते हैं कि कैश फ्लोज, फ्यूचर के कैश फ्लोज, तो कब तक इसको फोरकास्ट करेंगे? कंपनी तो परपीचुअल है, गोइंग कंसर्न है, तो वो तो चलती रहेगी हमेशा। तो आप कब तक इन कैश फ्लोज को फोरकास्ट करेंगे? उसका एक तरीका रहता है कि आप पहले तो ये समझते हैं कि हाई ग्रोथ पीरियड क्या हो सकता है इस कंपनी का। तो उस टाइम पीरियड में आपके रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और वो हाई ग्रोथ पीरियड एक आता है। उसके बाद जनरली कंपनी में एक स्टेडी ग्रोथ पीरियड आता है जिसमें स्टेबलाइज हो जाती है आपकी जो अर्निंग्स होती है। तो ये अंदाजा लगाना कि उसका हाई ग्रोथ पीरियड कब तक हो सकता है और उसके बाद उसका स्टेडी ग्रोथ पीरियड कैसा रहेगा, उसका फोरकास्ट करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस ये रहती है कि जब तक हाई ग्रोथ पीरियड है तब तक के कैश फ्लोज आप कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद एक आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हाई ग्रोथ पीरियड के खत्म होने के बाद, और उस टर्मिनल वैल्यू को आप ऐड कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो ऐसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि एस्टिमेशन कैसे होता है, तो एक तो बहुत ये जो हमने दो प्रिंसिपल बात किए डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, कि दो तरह की एस्टिमेशंस होती हैं। एक तो कैश फ्लोज क्या क्या हो सकते हैं और दूसरा रेट क्या है, मैं कौन से रेट से इनको डिस्काउंट करूं। तो वो भी अंदाजा लगाना, उसका एस्टिमेट करना, उसको डिटरमिन करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो में। उस पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट में जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व है, वो भी ऐड होनी चाहिए। तो फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म को डिस्काउंट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। किसी भी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म को डिस्काउंट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करते हैं। सो ये जो नंबर है कहाँ से आते हैं? इसमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये प्राइसिंग एसेट प्राइसिंग मॉडल है। बहुत सारे प्राइसिंग मॉडल होते हैं, इनमें से एक ही प्राइसिंग मॉडल है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसमें आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाती है। रिस्क फ्री रेट जो रहेगा, बीटा जो स्टॉक का है, मार्केट का जो रिटर्न है, और रिस्क फ्री रेट का जो रिटर्न है, ये सारी चीजें इनपुट करते हैं। और फ्री जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से इक्विटी का वेट मल्टीप्लाई किया, और कॉस्ट ऑफ डेट से कॉस्ट का डेट का वेट मल्टीप्लाई किया। कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो आफ्टर टैक्स रहता है इसमें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से मिलती है। वेट ऑफ इक्विटी मतलब मेरी टोटल कैपिटल में कितनी इक्विटी है, तो आप इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कर लोगे, इक्विटी प्लस डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जनरली जो उस वक्त के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उस इकोनॉमी में ऐसे बोरोवर्स के लिए जिनकी सिमिलर क्रेडिट क्वालिटी है, वो वाले रेट्स भी ले सकते हैं। और टैक्स रेट लेंगे, और वेट डेट का हुआ जो डेट अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल विच इज डेट एंड इक्विटी। इसको इनपुट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। सो इसमें हम एक फॉर्मूला लेते हैं, एक फॉर्मूले में एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कंपनी का मार्केट बीटा 1.25 है और रिस्क फ्री रेट 6% है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि
एस्टिमेटेड इक्विटी रिटर्न क्या रहेगी केपीएम के हिसाब से? मार्केट रिस्क प्रीमियम 9% दिया हुआ है, तो आप केपीएम मॉडल यूज करेंगे जिसमें रिक्वायर्ड रेट होता है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और रिक्वायर्ड रेट एक ही होता है, इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। इस केस में रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 6%, 6%, बीटा दिया है 1.25, ये बीटा हमने लिख लिया 1.25 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ, रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिस्क प्रीमियम रहता है। इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है 9%, 9% लिखा, दोनों को ऐड किया तो आपका इसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी और योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने देखते हैं। लेट्स से अगर क्वेश्चन में दिया है कि मार्केट वैल्यू इक्विटी 30 लाख है, डेट की 20 लाख है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 4% है, कॉस्ट ऑफ डेट 6% है और टैक्स रेट 35% है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला वैक का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपका सब कुछ दिया है, सिर्फ आपका वेट नहीं दिया है, तो वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कैपिटल आपकी 30 लाख प्लस 20 लाख 50 लाख होगी। इक्विटी का वेट कितना है? जितनी इक्विटी है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, इक्विटी है 30 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल 50, 3/5। डेट का वेट है 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 2/5। तो आप इसमें इंपुट कर दीजिए, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 4% मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 6% मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.35, इसमें 35% टैक्स रेट है, मल्टीप्लाइड बाय आपका डेट का वेट। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपका 3.96% आ जाएगा। सो ऐसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरह के वैल्यूएशन मॉडल होते हैं, जैसे आपका एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है और रिलेटिव वैल्यूएशन। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ऐसे केसेस पे यूज करते हैं जहाँ पे बहुत हैवी एसेट्स रहती हैं, जैसे रियल एस्टेट है, शिपिंग है, एविएशन, इस तरह की कंपनियां होती है। इसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट माइनस लायबिलिटीज होती है। दूसरी तरह की वैल्यूएशन होती है रिलेटिव वैल्यूएशन। इसमें एक जैसी कंपेरेबल फर्म आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, और उसमें आप पेयर एनालिसिस भी करते हैं। तो इसमें काफी सारे रेशियोज रहते हैं। सबसे पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नाउ प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे कॉमन वैल्यूएशन है जो यूज होता है एनालिस्ट के थ्रू। इसमें आपका जो फॉर्मूला है उसमें पी मतलब करंट मार्केट प्राइस है जो आपको मार्केट से मिल जाता है, और ई ईपीएस रहता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा। सो प्राइस टू अर्निंग हो गया, स्टॉक प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस, ऐसे प्राइस टू अर्निंग निकलता है। इसमें हिस्टोरिकल ट्रेडिंग पीई भी निकलता है, फॉरवर्ड लीडिंग पीई निकलता है। हिस्टोरिकल और ट्रेलिंग पीई क्या रहता है? अगर आप करंट मार्केट प्राइस से पिछले 4 क्वार्टर के ईपीएस, इसमें पिछले 4 क्वार्टर की ईपीएस ऐड करके यहाँ पे एनुअल लास्ट 1 साल का ईपीएस डालेंगे तो आपका हिस्टोरिकल या ट्रेलिंग पी निकलता है। अगर आप अगले 1 साल के प्रोजेक्टेड ईपीएस लिखेंगे 4 क्वार्टर के ईपीएस में, तो उसमें आपका फॉरवर्ड या लीडिंग पी निकलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो नंबर आएगा उसका मतलब क्या है? पी का मतलब है कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं। अगर पी 10 है तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो 1 रुपए की अर्निंग होगी, सो 1 रुपए की जो अर्निंग कंपनी जनरेट कर रही है उसके उसके लिए 10 रुपए देने के लिए रेडी है कोई इन्वेस्टर। और इसकी नंबर का ऐसे कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन उसको कंपेयर करना पड़ता है। 10 हो, 20 हो, 50 हो, उसको आप इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिए, उसके पेयर से कंपेयर कीजिए। अगर वो इंडस्ट्री और पेयर से कम है, इसका मतलब उसको जनरली बोलते हैं अंडर वैल्यूड। अगर वो इंडस्ट्री और पेयर से ज्यादा है पीई किसी कंपनी का, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसिव है, ये ओवर वैल्यूड है। और पीई चेंज होता रहता है क्योंकि आपके करंट मार्केट प्राइस बदलते रहते हैं, इवन अर्निंग्स भी क्वार्टरली बेसिस पे बदलती रहती है। तो जिस वक्त आपको जरूरत है उस वक्त आपको पीई कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिमिटेशंस भी हैं, इसको कब नहीं भी यूज कर सकते। ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल नहीं, उनकी अर्निंग्स नेगेटिव होंगी, ईपीएस नेगेटिव होगा, उस केस में नहीं यूज कर सकते पीई मल्टीपल। और ऐसे केसेस में जहां पे कुछ इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है अर्निंग्स में, उस केसेस में नहीं यूज कर सकते। उस केसेस में आपके लिए रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू।
इसमें सिंपल सेम चीज है, प्राइस में करंट मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर है। ये भी रिलेटिव वैल्यूएशन है, इसमें भी ये समझ में आता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम हुआ तो ये जो फॉर्मूले, इससे फॉर्मूले से जो नंबर आएगा वो एक नंबर से 1 से कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले केस में कि स्टॉक जो है वो इनकरेक्टली अंडर वैल्यूड है इन्वेस्टर की वजह से, इसकी वजह से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर प्राइस टू बुक वैल्यू एक नंबर से 1 से लेस से कम है, तो इसका मतलब अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में तो करंट मार्केट प्राइस कम है बुक वैल्यू के हिसाब से। अलग दूसरा तरीका है इसको देखने का कि लेकिन अगर कंपनी सही से वैल्यूड है, करंट मार्केट प्राइस सही है, देन अगर ऐसा हो सकता है कि ये लूजिंग प्रोपोजिशन है तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एज आई सेड जो करंट मार्केट प्राइस होते हैं वो फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं या करंट रिप्रेजेंट नहीं करते, तो लूजिंग प्रोपोर्शन हो सकती है। ऑल्सो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही लिमिटेड वैल्यूएशन, लिमिटेड वे में यूज होता है ये वैल्यूएशन पैरामीटर, क्योंकि जो इसमें बुक वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है बैलेंस शीट से, जिसमें एसेट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से होते हैं। तो ऐसी कंपनियां जहां पे करंट मार्केट प्राइस नहीं आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं है, तो और ऐसी कंपनियां जहां पे इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको एसेस नहीं कर सकते, तो उस केसेस में प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। लेकिन कुछ कंपनी, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग स्टॉक्स है, उसमें जो आपके एसेट्स होते हैं वो उनकी वैल्यूएशन सही रहती हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू वहां पे जनरली आपका यूज होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसमें प्राइस टू सेल्स यूज होता है। अब इसमें पिछले एक साल के जो सेल्स हुई है उससे डिवाइड करते हैं, तो अगर कम है प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये माना जाता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ लोग ये समझते हैं कि इस केस क्यों लोग प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज करते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि अर्निंग्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन सेल्स को मैनिपुलेट करना थोड़ा कम मुश्किल, बहुत मुश्किल है सेल्स को मैनिपुलेट करना। तो ऐसे केसेस में कंपनीज के प्रॉफिट की जगह पे आप सेल्स यूज कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है। सो ऐसे केसेस में पेग रेशियो अच्छे से काम करता है, ये एक एडवांस वर्जन है पी रेशियो का, 1 स्टेप अप है। तो जनरली जिन कंपनीज का पीई ज्यादा होता है, चाहे वो ओवर वैल्यूड है, फिर भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि क्यों ये ओवर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसी मान्यता रहती है इन्वेस्टर्स की, इसकी वजह से हाई वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पेग रेशियो आपको एक्चुअली वो डिग्री बता सकता है कि कितना रिलायबल है वो ग्रोथ का अजम्पशन। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप पी रेशियो को अर्निंग्स की ग्रोथ से डिवाइड कर रहे हैं। थंब रूल क्या है, अगर पेग रेशियो 1 है, इसका मतलब है मार्केट की जो वैल्यू है वो स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से ही है, उसकी एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से ही है, तो इट इज फाइन। लेकिन अगर पेग रेशियो एक नंबर 1 से कम है, लेस देन 1 है, इसका मतलब ईपीएस ग्रोथ जो है वो ज्यादा है मार्केट की करंट वैल्यूएशन से, तो इसकी वजह से स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। अदर वे राउंड, अगर पी रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो बोलेंगे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो ये थंब रूल रहता है पी रेशियो का, जो ऐसे स्टॉक्स है जिन जो ओवर वैल्यूड है लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, तो पेग रेशियो भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये मेजर करता है ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके फॉर्मूले में इन्वेस्टेड कैपिटल को परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे आफ्टर टैक्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाती है। इसके अलावा मार्केट वैल्यू एडेड है, जो करंट मार्केट वैल्यू है उससे ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड माइनस कर लेंगे तो मार्केट वैल्यू एडेड रहती है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब करंट मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने वैल्यू एडिशन किया है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है वो ज्यादा है करंट मार्केट वैल्यू से, तो इसका मतलब कंपनी ने वैल्यू डिस्ट्रॉय करी है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है। इसके अलावा ईबिट बाय ईवी और इबिटा मल्टीपल, ईवी बाय इबिटा होता है।
ईवी क्या है आपका? ईवी एंटरप्राइज वैल्यू रहता है। एंटरप्राइज वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एंटरप्राइज वैल्यू बताता क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू बताता है कि अगर आपको ये पूरी कंपनी खरीदनी है तो कितना पैसा चाहिए रहेगा, वो एंटरप्राइज वैल्यू बताता है। इसका कैलकुलेशन होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में टोटल डेट ऐड करते हैं और इसमें से सारे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स माइनस करते हैं। सो ये एंटरप्राइज वैल्यू का कैलकुलेशन होता है। तो इसमें आप एक्चुअली बता रहे हैं कि ईबिट ईवी का कितना मल्टीपल ज्यादा है, अर्निंग्स कितनी ज्यादा है एंटरप्राइज वैल्यू से। और इसमें आप ये बता रहे हैं कि ईवी जो है इबिटा का कितना है परसेंटेज। ईबिट बाय ईवी जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, ऐसा अजम्पशन रहता है। इबिटा मल्टीपल बस बिजनेस की वैल्यूएशन का एक मेजर है। सो इसका वैल्यूएशन बताता है। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आप एंटरप्राइज वैल्यू को सेल्स से डिवाइड करें। आप ये देखना चाह रहे हैं कि सेल्स से एंटरप्राइज वैल्यू कितना टाइम ज्यादा है, कितना मल्टीपल ज्यादा है। इसके अलावा अभी हमने डीसीएफ की बात करी और हमने ये रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करी जिसमें हम रेशियोज की बात करी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये सिमिलर ही रहते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एंटिटी की, और रिलेटिव वैल्यूएशन क्या कर रहा है? उस इकोनॉमिक एंटिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप इन दोनों एनालिसिस को कंपेयर करेंगे तो ये सिमिलर सिमिलर लगेंगे। अगर देखें इसमें पी रेशियो लेते हैं। पी रेशियो जो होता है वो कंपेयर करता है प्राइस को अर्निंग से, कैसे जनरेट होती है। तो इसमें एक और तरीका है प्राइस कैलकुलेट करने का। जैसे हमने पहले टर्मिनल वैल्यू की बात करी थी, जिसमें डिविडेंड्स नेक्स्ट पीरियड के डिविडेंड से प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइस इज इक्वल टू नेक्स्ट पीरियड के डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी। के इसमें डिस्काउंट रेट है और जी डिविडेंड का ग्रोथ है। तो इससे आप प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले में अगर आप नेक्स्ट पीरियड की अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा प्राइस टू अर्निंग्स, इधर आ जाएगी नेक्स्ट पीरियड की, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में के माइनस जी। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो प्राइस टू अर्निंग है वो दो वेरिएबल से इम्पैक्ट होता है, के से और जी से। सो के है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का, और जी है एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ रेट डिविडेंड्स का। जितना ज्यादा जी रहेगा, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेड डिविडेंड का ग्रोथ रहेगा, उतना ज्यादा पी रहेगा। जितना ज्यादा ये नंबर रहेगा उतना ज्यादा पी रहेगा, और जितना ज्यादा के रहेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उतना कम पी रहेगा। तो ये बताता है कि ये दो अप्रोचेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं नेचर में। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा आगे पीछे चली गई है करंट मार्केट प्राइस से, इसका मतलब कहीं एस्टिमेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी कहावत है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन में, GIGO, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप करेक्ट एस्टिमेशन नहीं डालेंगे तो रॉन्ग ही एस्टिमेट्स आएंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एस्टिमेशन जो हो रहे हैं वो सही रहे, तो उसकी वजह से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू करेक्टली कैलकुलेट हो सकता है। सब कुछ एस्टिमेट ही है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। हमने जो पहला वाला फॉर्मूला लिया उसके हिसाब से लेट्स टेक एन अजम्पशन दैट टिपिकल अजम्पशन की ये है कि स्टॉक का डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा, और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालनी है। तो नेक्स्ट पीरियड का डिविडेंड है 3 रुपीज, के है 9%, जी है 6%। जी है आपकी डिविडेंड की ग्रोथ और के है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर जो हमने पिछला वाला फॉर्मूला देखा D1 P इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई के माइनस जी, इसमें अगर हम डेटा पॉइंट्स इनपुट करेंगे D1 में 3, के माइनस जी में 9 - 6, तो आपको ये डेटा है 3 डिवाइड बाई 0.03, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करके 100 आएगा। उसका मतलब प्राइस जो है स्टॉक का इज ₹100। इससे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट रेट पे ग्रो करे तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में टेक्निकल एनालिसिस का भी एक ओवरव्यू दिया है। जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसमें ये अजम्पशन लिया जाता है
कि जो भी इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट करती है किसी स्टॉक को, चाहे उसके परफॉर्मेंस हो, कंपनी के फंडामेंटल्स हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, मार्केट सेंटिमेंट्स हो, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट प्राइस पे। तो इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो फंडामेंटल्स को एनालाइज नहीं करते। वो क्या करते हैं, उनका ये अप्रोच रहता है कि वो ये बता सकें कि फ्यूचर में फोरकास्ट कर सकें कि वो प्राइसेस किधर जा सकते हैं। कैसे? वो हिस्टोरिकल मार्केट डेटा स्टडी करते हैं, जैसे प्राइस और वॉल्यूम स्टडी करके उससे पैटर्न्स स्टडी करते हैं, और उसके हिसाब से ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो डायरेक्शंस कहाँ जा सकते हैं प्राइस के। तो टेक्नीशियंस ये बिलीव करते हैं कि जो मार्केट एक्टिविटी है वो ऐसे इंडिकेटर जनरेट करेगा जिसकी वजह से आप ये बता पाएंगे कि वो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट कहाँ जा सकता है और कितना हद तक जा सकता है फ्यूचर में। तो ये एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसमें तीन तरह का एलिमेंट्स रहता है। एक है आपका जो पिछले हिस्टोरिकल प्राइसेस है, उन सबकी स्टडीज रहती हैं, किस तरह की वॉल्यूम्स हैं। जब आप चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं, प्राइस के पैटर्न्स, प्राइस का चार्ट देख रहे हैं, उसमें पैटर्न्स देख रहे हैं, तो जब भी पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसमें कितनी वॉल्यूम है, उससे वो डिफाइन होता है कि कितने स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर पैटर्न में और उस पर्टिकुलर ट्रेंड में, और उस किस टाइम पीरियड के लिए वो कैलकुलेट हो रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में तीन एलिमेंट रहते हैं। जो प्राइस चार्ट, आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस चार्ट, प्राइस ट्रेंड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो तीन तरह के ट्रेंड रहेंगे आपके, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड। तो टेक्निकल एनालिस्ट ये बेनिफिट ले सकते हैं कि समझने के लिए कि वो किस ट्रेंड में है वो स्टॉक करंटली। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं। अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो उसका एक कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस की तरफ जाके वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि ऐसा हिस्टोरिकली किया है स्टॉक ने। तो जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो उस लेवल पे बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पहुंचने के बाद नीचे नहीं आया, उसको क्रॉस किया वॉल्यूम के साथ, तो ये भी इसका कंक्लूजन लगा सकते हैं कि अब इसमें मार्केट के जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गए हैं, और इसमें ये ट्रेंड रिवर्सल का एक पैरामीटर हो सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर वॉल्यूम के साथ उसको देखेंगे तो एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि क्या हो सकता है। जो चार्ट होते हैं, प्राइस के चार्ट, वो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं। तो उसमें पैटर्न्स, काफी सारे पैटर्न्स है टेक्निकल एनालिसिस में ऑलरेडी। उसको आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड का रिवर्सल कब हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, कब बाइंग और सेलिंग ट्रिगर्स आ रहे हैं चार्ट पैटर्न्स की वजह से वो आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें रहती हैं। सो दोनों एनालिसिस में, फंडामेंटल हो या टेक्निकल, दोनों में एजम्पशंस हैं, दोनों में एस्टिमेशंस हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन दोनों का करने का तरीका डिफरेंट है, अलग है। सो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर्स और रूल्स रहते हैं अपने, जो पॉपुलर हैं वो है ट्रेंड लाइन एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, बोलिंजर बैंड एनालिसिस। ट्रेंड लाइन एनालिसिस में एक चार्ट देखेंगे, उसमें ट्रेंड देखेंगे कि आपका फ्लैट ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, किस तरह का ट्रेंड है। तो आइडियली अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या इंडिकेट कर रहा है वो ट्रेंड। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस भी एक पॉपुलर इंडिकेटर है। इसमें टाइम सीरीज डेटा होता है पास्ट प्राइसेस का। तो ये 5, 10, 20, 50, 100, 200 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है। सिंपल स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मूविंग एवरेज को चेक करके कि स्टॉक प्राइस बाई करना है या सेल करना है, मूविंग एवरेज से कम है या मूविंग एवरेज से ज्यादा जा रहा है प्राइस। तो जब प्राइस जो होता है वो कम होता है मूविंग एवरेज से, जनरली बाई का रिकमेंडेशन रहता है। और अगर वो मूविंग एवरेज से ज्यादा जा रहा है तो सेल का रिकमेंडेशन रहता है। बोलिंजर बैंड होते हैं, तो मूविंग एवरेज से जो दो स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर नीचे एक बैंड बना होता है, उससे ये समझ में आता है कि स्टॉक ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। तो वो एनालिसिस रहती है। तो ये एनालिसिस का ओवरव्यू है टेक्निकल एनालिसिस में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।